हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो इन दिस सीरीज़। ठीक है, जिसमें हम अभी पॉलिटी का जीएस सेक्शन जो है उसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ओके, सो यू आप सब जानते हैं मैं कौन हूँ। एंड अभी इस टॉपिक में हम आज दो चीज़ें करेंगे। फर्स्ट है यूनियन एंड इस टेरिटरी, एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी द सिटीजनशिप। उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स का नया वीडियो आएगा, वहाँ से हम करेंगे। मैंने इसके अंदर जितना भी PYQ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने ऑलरेडी इसके अंदर अपलोड कर दिए। इस PPT से बाहर आई डोंट थिंक कि CDS के लिए SSC के लिए कोई रिक्वायरमेंट है, बट फिर भी अगर आपको लगे तो आप लक्ष्मीकांत को एज ए रेफरेंस बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो शैल वी स्टार्ट। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अंदर है ना, हमारा आर्टिकल आता है सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक, जिसमें पार्ट 1 जो है हमारा, ठीक है, हमें पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसके अंदर आर्टिकल 1-4 से लेकर हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि यूनियन क्या है, इंडिया, और उसके बाद उसकी जो टेरिटरी है वो। तो आर्टिकल जो 1 है वो हमें बताता है कि हमारा जो भारत है ना, उसका नाम क्या है, और जो टेरिटरी है यूनियन की वो कहाँ तक लिमिटेड है हमारी, है ना, क्या क्या सीमाएं हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया दैट इज़ भारत शाल बी दी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहले कि हमारा जो देश है ना भारत, उसका नाम दो रखे हुए हैं, इंडिया दैट इज़ भारत, एंड साथ में वो क्या है, यूनियन है। उसका नेचर अगर हम बात करेंगे ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है, वो फेडरल है हमारे पास में। लेकिन अगर उसका बात करेंगे कि क्या वो यूनियन है, तो यहाँ पे आ जाएगा कि जो स्टेट्स है ना, वो कैसे है, यूनियन का हिस्सा है, ना कि फेडरेशन का हिस्सा है हमारे पास में। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आ गई। फिर आता है कि जो स्टेट है और उनकी टेरिटरीज जो हैं, है ना, जैसे यूनियन टेरिटरी हो गया या स्टेट्स हो गया हमारे, तो उनको स्पेसिफाई भी कहाँ करा है, हमारे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में। अभी यूनियन का मतलब क्या होता है और फेडरेशन का मतलब क्या होता है। यूनियन होता है कि जैसे इंडिया है, ठीक है, इंडिया में पहले हमारा देश बना है ना, ये इंडिया बना है। देन उसके बाद में हमने स्टेट्स को बनाया है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। अभी लास्ट में देखोगे आप तो 2014 के अंदर हमारा तेलंगाना को हमने क्रिएट किया, पार्लियामेंट ने तेलंगाना को बनाया। ठीक है, तो वो होता है हमारा यूनियन क्रिएट करता है हमारे पास में स्टेट्स को, तो उसको हम बोलेंगे कि यूनियन है हमारे पास में इंडिया। फेडरेशन की बात करें जैसे USA है हमारा, है ना, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हमारे पास में स्टेट्स है, उनमें एग्रीमेंट हुआ है, एंड देन एग्रीमेंट के बाद में हमारे पास में USA है, यूनाइटेड स्टेट है ना, वो बना हुआ है। तो वहाँ पे हमारे पास में क्या है, फॉर्मल एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होता है यूनियन में। यहाँ पे अगर देखोगे तो इंडिया में जो है, इंडिया फेडरेशन जो है, इंडियन यूनियन जो है, वहाँ पे स्टेट को सिसीड करने का मतलब कि कल को कोई स्टेट यहाँ पे ये नहीं कह सकता है कि मुझे यहाँ इंडिया जो है वहाँ से मेरे को अलग होना है, उसके पास में वो अधिकार नहीं है। लेकिन जो USA है वहाँ पे उनको ये अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि वो क्या है, एक फेडरेशन है, राइट। फिर आता है हमारे पास में क्या, टेरिटरी। टेरिटरी में हमारे पास में दो तरीके से आती है। एक आती है हमारे पास में क्या, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जो कि हमारे पास में डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, उनका प्रेसिडेंट, है ना, और पार्लियामेंट। साथ में हमारे पास में आते हैं एक्वायर्ड टेरिटरी। एक्वायर्ड मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको क्या कर रही है, पार्लियामेंट है वो है एक्वायर कर रही है, राइट, वो आ जाएगा। और ये डायरेक्टली कंट्रोल होंगे किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के। अभी यूनियन के अंदर हमारे पास में आता है सिर्फ स्टेट, ओके। और टेरिटरी के अंदर हमारे पास में आती है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हो गया। टेरिटरी हम जो एक्वायर्ड करेंगे वो साथ में, जैसे हमारा जो है मैरीटाइम जोन है ना, तो आपको पता होगा हमारा इकोनॉमिक जोन होता है वो भी कितना है, 200 नॉटिकल माइल तक। वो पूरा ज्योग्राफी वाला जो रीजन है जहाँ पे हमारे पास में क्या है, राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो वहाँ तक जो भी हमारा 12 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिन्यूस जोन जो है हमारा, वहाँ तक हमारे पास में क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो जो जो हमारे पास टेरिटरी वर्ड है ना, वो एक लार्जर स्फेयर में है, लेकिन यूनियन जो है वो सिर्फ स्टेट्स के लिए आता है हमारा, ओके। फिर उसके बाद में आता है हमारा आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट के ऊपर दो पावर देता है। फर्स्ट पावर है हमारी कि अथॉरिटी
टू एडमिट इन टू द यूनियन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट की पावर है कि कोई जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसके वो चीज उस स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या कर सकते हैं, हम एडमिट करवा सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पे कि अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट अर्लियर, जो कि पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। जैसे एग्जांपल आ गया आपका कौन सा, इसमें तेलंगाना का, कि वो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था एंड देन हमने उसको क्या करा है, यूनियन के अंदर हमारे एसिमुलेट करा है, एडमिट करा हुआ है। ओके। देन उसके बाद में हमारे पास में आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 हमारे पास में ये कहता है कि हमारे पास में यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना, वो पार्लियामेंट हमारे पास में नए स्टेट को फॉर्मेशन कर सकती है। फॉर्मेशन नए स्टेट का हमारे पास में कि, या फिर उस जो नया स्टेट है उसकी बाउंड्रीज को चेंज करना, नाम को चेंज करना, वो सारा हमारे पास में किसके अंदर आता है, हमारे पास में आर्टिकल 3। जैसे उड़ीसा का नाम चेंज करके हमने ओडिशा करा हुआ है, राइट, तो वो किसके अंदर आता है, हमारा आर्टिकल 3 के अंदर। यहाँ पे हम ओल्ड बाउंड्रीज को बढ़ा सकते हैं, बाउंड्रीज को कम कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, कोई यूनियन सेपरेट अलग अलग टेरिटरी बना सकते हैं, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी वो पार्लियामेंट वो कर सकती है। अभी इसके लिए जो बिल इंट्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर होगा, राइट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वहाँ पे नहीं होता। और प्रेसिडेंट जो है उनका क्या हो लगेगा, प्रायर अप्रूवल लगेगा। प्रेसिडेंट जो है ना, उसका अप्रूवल के बाद में प्रेसिडेंट को वो लेजिस्लेचर के पास में वो सेंड करेंगे बिल, लेजिस्लेचर को विद इन अ टाइम लिमिट उनको वो देना पड़ेगा। अभी जो स्टेट के व्यूज़ होते हैं ना, इस पे पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं होते, ना ही प्रेसिडेंट पे। अगर प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट चाहे तो व्यूज़ को कंसिडर भी कर सकती है और अनकंसिडर भी कर सकती है, तो वो चॉइस होती है हमारे पास में पार्लियामेंट के। लेकिन यूटी के केस में कोई कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं होती। अगर यूटी में कोई टेरिटरी कर कुछ भी ऊपर मतलब नाम चेंज करना हो या फिर कुछ भी करना हो, स्मॉल करनी हो, बाउंड्रीज को हटाना हो, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कंसल्टेशन है, वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। अभी जो आर्टिकल 2 और 3 है ना, उसमें जो चेंजेस लाने हैं तो वो चेंजेस हमारे पास में कहाँ इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल में। ये आपको बताना है कि जो फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है हमारे पास में। साथ में हमारे पास ये ध्यान रखना है कि जो आर्टिकल 4 है हमारा, वो ये बोलता है कि जो कोई भी चेंजेज होगा है ना, वो कौन लेके आएगा, पार्लियामेंट लेके आएगी। तो उसके लिए उस वहाँ जो अमेंडमेंट होगा वो हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है हमारे पास में, वो सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो सकता है। अभी इसके लिए 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारे पास में, जो कि बांग्लादेश के साथ में इंडिया जो हमारे पास में टेरिटरी है उनका हमारे पास में एक्सचेंज हुआ है ना, उनसे रिलेटेड है हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अभी इंडिया हमने देखा है कि भारत का जो नक्शा है वो काफ़ी बार हमारे पास में उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके बाद में हमने देखा है कि जैसे सबसे पहले आंध्र प्रदेश बना, राइट, फिर उसके बाद में नए नए और हमारे पास बने हुए हैं 1969 में। फिर हमारे पास में असम का जो मैप है पूरा, उसके अंदर काफ़ी चेंजेस हुए हैं। तो वो उन चेंजेस को लेके हमारे पास में कुछ कमीशंस आती हैं जिनको लिंग्विस्टिक कमीशंस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है स्टेट का, वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है हमारे पास में 1955, उसके अंतर्गत ही होता है सब कुछ। अभी यहाँ पे ना सबसे पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन करने की बात आई थी, तो उस पर हमारी आती है फर्स्ट कमीशन, एस.के. धार कमीशन, जो ये बोलती है कि सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर हम जो है वो जो हमारा स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है हमारा JVP कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीताराम भैया, ये तीनों भी इस लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हमारे पास में इसको कैंसिल कर देते हैं। बट फिर 1953 में हमारे पास में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट लिंग्विस्टिक जो स्टेट है हमारा वो 1953 में बनता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में एक फजल अली कमीशन बनती है, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बनाती है। वो इनको बोलते हैं कि सिर्फ भाषा के आधार पर हम वन स्टेट एंड वन लैंग्वेज की पॉलिसी नहीं अपना सकते, हमें बाकी चीज़ों भी देखनी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है,
है ना, उन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इम्पोर्टेंट अभी जो फजल अली कमीशन है ना, ये आई थिंक हमारे स्टेडियस एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ओके, अभी हमारे पास में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा यूनियन से रिलेटेड, बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि आता भी है। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप। अभी सिटीजनशिप होती क्या है हमारे पास में, हमने देखा कि हमारा प्रियम्बल हमें 3 तरह के मौलिक अधिकार देता है, राइट। अगर हम वैसे बात करें कि किस किस तरीके के राइट्स हमें मिलते हैं, तो हमें सोशल राइट्स मिलते हैं, पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं एंड इकोनॉमिक राइट मिलते हैं। तो सोशल और जो इकोनॉमिकल राइट है वो हमारा डीएसपी में आते हैं, ठीक। लेकिन जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल राइट की, तो पॉलिटिकल राइट है वो सिटीजनशिप में, और फंडामेंटल राइट्स हैं वहाँ पे हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी देते हैं कि हम एक देश का नागरिक होने के हिसाब से हम उस देश में क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, हमें उस देश की फुल मेंबरशिप मिली हुई है इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, तो उसको हम बोलेंगे सिटीजनशिप। अभी सिटीजनशिप जो होते हैं वो फुल मेंबर होते हैं, है ना, उनको सिविल राइट्स मिलते हैं, उनको पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, उनको इकोनॉमिकल राइट्स भी मिलते हैं, हर तरीके के राइट्स मिलते हैं। अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में एलियंस। एलियन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस, एक होते हैं एनिमी। फ्रेंडली जहाँ पे हमारे पास में गुड रिलेशन होते हैं हमारे देश के साथ में, जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे यूएसए हो गया, है ना, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद में एनिमी रिलेशन का बात करते हो जो जहाँ पे हमारा वॉर जो है ना, वो होता हो। जैसे अगर हम देखेंगे तो जैसे पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेके चले हम, ठीक है, तो वो हमारे पास में प्रोटेक्टेड नहीं होते आर्टिकल 22 के हिसाब से। आर्टिकल 22 हम फंडामेंटल राइट्स में करेंगे। अभी हमारे पास में एक होता है हेड ऑफ द स्टेट, है ना, जो हमारे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट को बनने के लिए हमारे पास में सिर्फ उनका सिटीजन होना ही रिक्वायरमेंट है, कि वो कैसे होने चाहिए, भारत देश के नागरिक होने चाहिए। अभी क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे क्या वो बाय एक्वायर्ड करके या फिर बाय बर्थ ही सिटीजनशिप होने चाहिए, है ना। जैसे अगर आप बात करते हैं यूएसए की, तो यूएसए के अंदर वहाँ बाय बर्थ होना चाहिए कि आप सिटीज़न हो बाय बर्थ, तो ही आप क्या बन सकते हो, प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो क्या इंडिया के अंदर भी ये कंडीशन है ना। तो डू लेट अस नो कि व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है। फिर उसके बाद में सिटीजनशिप हमें मिली कैसे है ना। अभी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था हमारा, सिटीजनशिप का जो प्रोविज़न था उसी डेट से हमारा लागू हो चुका था, है ना। जो हमने देखा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न थे, जब हमारा 26 नवंबर को 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एनफोर्स हुआ था, तभी से हमारा वो चीज़ें लागू हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में आती है सिंगल सिटीजनशिप, है ना, जो हमने कहाँ से ली हुई है, कनाडा से। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास में सिटीजनशिप जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब हर देश के हर एक नागरिक को बराबर अधिकार मिला हुआ है सिटीजनशिप का। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमारे पास में आर्टिकल 16 आता है हमारा किसका, फंडामेंटल राइट्स का। वो ये बोलता है कि अगर आपको स्टेट या रेजिडेंस में जॉब लेनी है, तो रेजिडेंस की कंडीशन है वो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है। तो वो किसके लिए है हमारे पास में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। फिर आर्टिकल 15 है, वो हमारे पास में एजुकेशन से लेकर लिमिटेड रिजर्वेशन राइट्स देता है ना, वो कंडीशन देता है, वो रेजिडेंस को बना सकता है, वो तो आर्टिकल 15 आएगा। और साथ में क्या है हमारे पास में, मूवमेंट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, जो कि आर्टिकल 19 में आता है हमारे पास में। ये 3 है हमारे एक्सेप्शन है, बाकी हमारे पास में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यूनिफॉर्म सिटीजनशिप आती है। अभी हमारे पास में यहाँ पे आते हैं आर्टिकल्स, राइट। अभी हमारे पास में ना कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को लेकर कोई भी लॉ नया बना सकती है, तो उसके तहत हमारे पास में सिटीजनशिप एक्ट आता है 1955 का। ओके, अभी यहाँ पे हमारे पास में ना आर्टिकल देखो, ये है आर्टिकल हमारे पास में, आर्टिकल 5 से लेकर 11, ये हमारे पार्ट 2 के अंदर आते हैं, राइट। पार्ट 2 में आर्टिकल आएंगे 5 to 11। अभी आर्टिकल 5 बोलता है कि सिटीजनशिप है वो कमेंसमेंट होगी कब, कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से, एनफोर्स होने से। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है हमारे पास में, क्या कि जो 26 जनवरी से हमारे पास में पर्सन के पास डोमिसाइल है ना, वो हमारे कैसे हो जाएंगे, देश के नागरिक हो जाएंगे, या तो वो बोर्न हो या उनके पेरेंट
कोई भी इंडिया में रहते हो या कोई 5 साल से रह रहा हो, वो सब चलता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो होगा डोमिसाइल प्लस बर्थ, ठीक है, डिसेंट एंड रेजिडेंस, ये 4 चीज़ें आएंगी हमारे पास में। फिर आता है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो सिटीजन माइग्रेंट हुए हैं कहाँ से, पाकिस्तान से, है ना। आपके देखो यूपीएससी में अगर सीएससी की बात करें ना, तो वहाँ पे हमें पर्टिकुलर डेट्स भी आ जाती हैं, बट इतना कोई है नहीं, बस इतना याद रखना है कहाँ से, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। फिर आर्टिकल 7 में याद रखना है जो पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए हैं, है ना, उनको हमारे पास में, और वापस फिर वो क्या है, वापस आए हैं वहाँ से, तो उनके लिए जो प्रोविज़न है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 7 से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आर्टिकल 8 आता है, जो इंडियन सिटीजनशिप है, जो इंडियन है वो कहाँ रह रहे हैं हमारे पास में, अब्रोड में रह रहे हैं, जैसे एनआरआईज हो गया, ठीक है, या फिर जो ओवरसीज सिटीजनशिप हमारे पास में वो आते हैं, पीआईओज आते हैं, वो कहाँ पे आएंगे, आर्टिकल 8 के अंदर में। आर्टिकल 9 हमारा कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है ना, वो इंडियन सिटीजनशिप जो है उसको छोड़कर कोई फॉरेन सिटीजनशिप को ले लेता है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे पास प्रोविजंस हैं वो कहाँ पे हैं, आर्टिकल 9 के अंदर। आर्टिकल 10 के अंदर हमारे पास में आता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप, और आर्टिकल 11 हमारे पास में ये कहता है कि पार्लियामेंट है वो सिटीजनशिप के लिए कोई भी लॉ बना सकता है, जिसके लिए हमारे पास में क्या है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, अभी हमारे पास में ना 5 तरीके होते हैं अगर किसी भी पर्सन को सिटीजनशिप हमारे एक्वायर्ड करनी होती है। तो सबसे पहले आता है बर्थ। बर्थ का मतलब होता है कि उसका जन्म इंडिया के अंदर हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या हो जाएगा, इंडियन सिटीजन बन जाएगा। लेकिन अभी 2004 के बाद में ना, अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है ना, तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं, अगर मान लो कोई बच्चा है उसके पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है, तो उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ओके, फिर उसके बाद में आता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब होता है कि उनके जो पेरेंट हैं, है ना, वो कैसे हैं, इंडियन सिटीजनशिप है उनके पास में, और वो आउट ऑफ इंडिया हमारे पास में उनका बर्थ हुआ है, तो उनको 1 साल के अंदर आप इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर में खुद को रजिस्टर करवाना होता है, फिर उसके बाद उनको सिटीजनशिप मिल जाती है। फिर उसके बाद आता है बाय रजिस्ट्रेशन। अभी कोई पर्सन है, ठीक है, उनको क्या चाहिए, इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो क्या करेंगे, हमारे पास में या 2 तरीके होते हैं, या तो वो हमारे पास में क्या कराए, खुद को रजिस्टर करवाए, है ना, और जैसे कोई मैरिड कपल है, एक इंडियन है एक अमेरिकन है, तो उनको इंडियन की सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंडिया के अंदर में 7 साल तक क्या करना पड़ेगा, रिजाइड करना पड़ेगा, है ना, और उनके जो माइनर चिल्ड्रन है वो क्या होने चाहिए हमारे पास में, यहाँ पे सिटीजनशिप उनको भी लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में आता है बाय नेचुरलाइजेशन, कि आप इंडिया के अंदर कुछ साल तक रह रहे हो और फिर बाय नेचुरल ही आपको क्या दे रहे हैं, आप इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है। ये फॉरेनर्स के लिए होता है। यहाँ पे उनको पहले क्या था कि 11, इसमें ना मोस्टली तो 14 साल का होता है, 14 साल में भी क्या होता है, 13 साल तो आपको रहना ही पड़ेगा, और लास्ट का जो 1 ईयर है 14 साल में से, लास्ट 1 ईयर उसके अंदर आप इंडिया से बाहर नहीं जा सकते, है ना। तो इवेंचुअली होता है कि 14 में से आपको 11 साल तो कम से कम ही रहना ही पड़ेगा, और लास्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो वो भी लास्ट 12 मंथ आपको कंटिन्यूसली यहाँ पे रहना पड़ेगा, तब आपको क्या मिलेगी, नेचुरलाइजेशन से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। फिर आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अभी इसका एग्जांपल आप देखोगे तो जैसे सिक्किम है, हमने सिक्किम को इंक्लूड करा हमने, तो वहाँ के जो नागरिक थे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास में क्या बन गए, इंडियन सिटीजन बन गए, है ना। जैसे गोवा हो गया हमारे पास में, पौंडुचेरी हो गया, तो अगर कोई नई इंडिया जो है कोई नई टेरिटरी को एक्वायर्ड करता है या ज्वाइन करता है, एडमिट करता है हमारे देश के अंदर में, तो बाय नेचुरलाइजेशन से, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से हमारे पास में वो भारत का नागरिक बन सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आता है कि ये तो था कि एक्वायर कैसे करते हो, अगर किसी का सिटीजनशिप पर लॉस होना हो, है ना, तो कहाँ कैसे होगा। अभी इसके 3 तरीके होते हैं। पहले कि जो पर्सन है वो खुद ही वॉलंटरी अपना रिनाउंस कर दे, वो इंडियन सिटीजन है ना, वो फुल एज और कैपेसिटी में अपना अभी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। अभी आप देखा होगा कि लास्ट कुछ सालों के अंदर में अभी जो रेट है वो काफ़ी हाई हो रहा है रेनुंशिएशन का।
अभी यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले कि जो माइनर चाइल्ड है ना वो भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, जो सिटीजनशिप है उनकी वो भी लॉस हो जाएगी। लेकिन अगर वो 18 साल के होने के बाद में अगर वो वापस से एक्वायर करना चाहे तो दे कैन एक्वायर, ठीक है। देन उसके बाद में आता है हमारे पास में टर्मिनेशन, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारे पास में वो टर्मिनेट कर रही है ना। ये कब होगा, जब हमारे पास में कोई पर्सन है वो वॉलेंट्री किसी फॉरेन जो कंट्री है उसकी हमारे पास में क्या करे, सिटीजनशिप ले ले। मतलब इंडियन कोई सिटीजन है और वो यूएसए या फिर यूरोप में किसी कंट्री का ले रहा है, क्योंकि हमारे पास में क्या है यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है, तो जो ऑटोमेटिकली हमारी इस भारत की नागरिकता है वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, जो आर्टिकल 9 हमारे पास में कहता है। फिर आता है हमारे पास में डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन होता है इनवोलेंट, ये एक तरीके से इनवोलेंट्री है। इसका मतलब क्या है इनवॉलेंट्री का, कि आप नहीं चाहते बट फिर भी आपको कैंसिल हो रहा है ना। रिनंशिएशन में आप वॉलेंट्री करते हो, ओके। तो ये आएगा डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो जो नेचुरलाइज सिटीजन है उनकी जो सिटीजनशिप है उसको क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी डू दैट। एक होता है कि वो क्या करे, फ्रॉड, किसी गलत तरीके से उन्होंने एक्वायर करी हो, या फिर वो क्या हो, डिसलॉयल हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के से, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ बोल रहे हों, या फिर वो जो जहाँ पे हमारे वॉर चल रहा है, वॉर कंडीशन हो रही है, वहाँ पे कुछ हमारे पास में क्या करें, अनलॉफुल ट्रेड करें एनिमी के साथ में, ओके। फिर उसके बाद आता है कि वो किसी हमारे पास में जैसे 5 साल के अंदर अंदर वो किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर में 2 साल से या उससे ज़्यादा क्या हो, इम्प्रिजन्ड हो जाए। या फिर हमारे पास में नेक्स्ट कंडीशन आती है कि वो किसी भी आउट ऑफ इंडिया रह रहे हो 7 साल से ज़्यादा, तो इन केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उनको डिप्राइव कर देगी। अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है हमारे पास में। फिर हमारे पास में आता है असम अकॉर्ड। ये सिर्फ असम से रिलेटेड एरिया में जो असम वाला एरिया है सिर्फ उनके लिए आता है। ये हमारे पास में CAA हुआ था 1985 के अंदर। अभी आप काफ़ी देख रहे हो कि वहाँ पे अभी काफ़ी मतलब चला हुआ है कि क्या है, किसको सिटीजन देने चाहिए कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो डेमोग्राफी है ना वो काफ़ी चेंज हो गई है। असम पहले क्या था, ट्राइबल एरिया था, बट अभी आप देखोगे तो वहाँ पे उनका डेमोग्राफिक जो डिवीज़न है ना वो बहुत चेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे था जो हमारे पास में असम में जो लोग हैं, है ना, जैसे बांग्लादेशी हैं, अगर वो जनवरी 1966 से पहले अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो उनको क्या है, हमारे पास में सिटीजनशिप दे दी जाएगी 10 साल के बाद में, ठीक है। वोटिंग के राइट होंगे हमारे पास में, सॉरी वोटिंग के राइट नहीं होंगे, बाकी जितने भी राइट है उनको वो दिए जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में 2019 में जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग अभी जहाँ पे माइनॉरिटी है ना, जैसे अगर हम जैसे हो गया हमारे पास में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, है ना, या फिर क्रिश्चियन हो गए जो कि हमारे पास में इंडिया के बॉर्डरिंग जो स्टेट है ना वहाँ पे रहते हों, अफ़गानिस्तान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे मुस्लिम्स को हमारे अभी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर, तब मुस्लिम्स को नहीं रखा क्योंकि इन देशों के अंदर मुस्लिम जो है वो मेजोरिटी क्लास में आता है ना कि माइनॉरिटी में, ठीक है। तो दिसंबर 2014 के बाद उनको क्या दिया है, रजिस्ट्रेशन से सिटीजनशिप देने का प्रोविज़न रखा था हमारे पास में। अभी यहाँ पे हमारे पास में फिर से 2024 के अंदर कुछ चेंजेस हुए, तो इनको आपको करने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि जो PIOL है और OCI होल्डर्स हैं उनको एक उसके अंदर मर्ज कर दिया गया है, ओके। अभी यहाँ पे आता है हमारे पास में कि NRIs क्या होते हैं। NRIs वो पर्सन होते हैं जो इंडियन सिटीज़न है लेकिन बाहर किसी देश में पढ़ाई करने जा रहे हैं या फिर कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी है इसलिए जा रहे हैं और वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको हम बोलेंगे क्या, NRIs, ठीक है। वो है तो इंडियन सिटीज़न ही, ओके। अभी यहाँ पे आता है कि इंडिया में वो हमारे पास में है ना अब्रोड जो रह रहे हैं वो कितना होना चाहिए, 182 डेज से होना चाहिए, राइट। अगर रेजिडेंट्स की जो कंडीशन होती है ना, रेजिडेंट किसको बोलेंगे हम, रेजिडेंट होता है जो पर्सन 182 डेज से कम हमारे पास में क्या रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, है ना। तो यहाँ पे वो है, वो पर्सन जो है 182 डेज से अगर आउट ऑफ इंडिया रह रहा हो तो हम उसको बोल देंगे क्या, कि वो NRI है, नॉन रेजिडेंट है हमारे पास में,
है ना, उनको फुल वोटिंग राइट होते हैं, प्रॉपर्टी, पासपोर्ट सब मिलता है, वो एज एन इंडियन ही कहलाए जाते हैं। फिर आता है हमारे पास में PIU। अभी PIU क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कि ये फॉरेन सिटीजन होते हैं, इंडियन सिटीजन नहीं होते, बल्कि उनकी एंसेस्ट्री है ना वो हमारे पास में इंडियन होती है, कि किसी के पूर्वज हैं, दादा परदादा, माँ मम्मी पापा, वो क्या है, वो इंडियन है ना। तो उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, इंडिया में वो आ सकते हैं, उनको पासपोर्ट्स जो है ना, वीज़ा, जो मोस्टली वीज़ा फ्री होता है, कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कुछ होता है। तो अभी इतना ये आता नहीं है। फिर OCI को अभी इसी के अंदर इन दोनों कैटेगरी को मर्ज कर दिया है हमारे पास में, ये लॉन्ग लाइफ वीज़ा होता है यहाँ पे। तो अभी इतना ही है। मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है हमारे पास में क्या, सिटीजनशिप वाला, कि आपको ये याद रखना है कि लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होगा, और हमारे पास में जो ये एक्वायर्ड है हम, है ना, सिटीजनशिप, वो कैसे करते हैं। ओके, अभी इसमें क्लास में इतना ही है। फिर उसके इस नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में आएगा क्या, फंडामेंटल राइट्स का। ओके, सो या अभी बाकी अगर पढ़ना हो, कुछ दिक्कत हो, कुछ रह गया हो, तो डू लेट अस नो, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।